हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी केमिस्ट्री की हमने श्रृंखला की शुरुआत की है। उसमें आपने पिछली क्लास में देखा, हमने पढ़ा था केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं। उसमें हम प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़े थे, जिसमें एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, कंपाउंड, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब आते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम केमिकल स्टेट के ही सेकेंड टाइप की बात करें तो केमिकल स्टेट का जो अगला टाइप है वो होता है मिक्सचर, या जिसे अपन कहते हैं मिश्रण। मिश्रण से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसके सेपरेशन की, पृथक्करण की विधि, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मिश्रण को अपन अलग से पढ़ रहे हैं। तो शुद्ध पदार्थ उन्हें कहते हैं जिनमें पाए जाने वाले जो एटम हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, या उसमें जितने भी एटम या पदार्थ हैं उनका अनुपात, रेशियो फिक्स होता है, तो वो कहलाता है शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण या मिक्सचर आप वहीं से समझ जाओ। मिश्रण का क्या मतलब होगा? ऐसे पदार्थ जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस या पदार्थ को बिना किसी अनुपात के मिला दिया जाए। ठीक, यहां पर क्या रहेगा? इज नॉट इन फिक्स रेशियो, निश्चित अनुपात नहीं रहेगा, निश्चित अनुपात नहीं होता है। जो भी सब्सटेंस मिलाया गया है उसका कोई अनुपात निश्चित नहीं होगा। लिए, डाल दिए, मिला दिए, मिला मिला, नहीं मिला, कोई लेना देना नहीं। यदि हम ऐसे पदार्थों को मिला देते हैं तो वो एक प्रकार का क्या कहलाता है? मिश्रण। शर्त क्या है? जो मिश्रण का अनुपात है वो अनुपात निश्चित नहीं होना चाहिए। ठीक, निश्चित यदि हो गया तो वो तो कंपाउंड हो गया, यौगिक। मिक्सचर में कभी भी अनुपात, रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप पानी लो, पानी में नमक डालो और घोल लो, वो कोई फिक्स नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी सुविधा से डालेगा। मान लो किसी को कम खाना है तो वो कम नमक डालेगा, कम शक्कर डालेगा, कम नींबू डालेगा। मान लो किसी को नींबू पानी बनाना है, नींबू तेज रखना है तो वो नींबू ज्यादा डालेगा। मान लो नींबू पानी बनाते समय किसी को नमक ज्यादा रखना, वो नमक ज्यादा डालेगा। अनुपात निश्चित नहीं ना पूरी दुनिया के लिए, हर कोई अपनी सुविधा से अलग अलग बना सकता है। तो जिसका अनुपात निश्चित ना हो वो होते हैं मिश्रण। अब यदि मिश्रण की बात की जाए तो मिश्रण के होते हैं दो प्रकार, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है इसे अपन कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर, या हिंदी में ये कहलाता है समांगी मिश्रण। होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। ठीक, अब समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? मान लो आपके पास कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर में जो भी अंदर सब्सटेंस या पदार्थ मिला है वो पूरे तरीके से उसमें बटा हुआ है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक समान पूरे में बटा हुआ है। तो उस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। ठीक, समझ जाओगे एग्जांपल से, बहुत सिंपल। दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो टाइप है, ये कहलाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर, या इसे कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। मान लो किसी प्रकार का मिश्रण है और उस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्मली डिवाइड या स्प्रेड नहीं है, हर भाग की प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो वो क्या होगा? विषमांगी मिश्रण। अब समझो, समांगी मिश्रण मतलब जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है और इस पानी में आपने मिला दिया नमक, सॉल्ट को मिलाया और इस सॉल्ट को आपने प्रॉपर क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया, अच्छे से मिला दिया कि नीचे कोई भी सॉलिड नहीं बचा, कुछ नहीं, प्रॉपर आपने डिसॉल्व कर दिया।
तो अब ये जो पानी है, इस पानी के हम किसी भी हिस्से की बात करें तो उसका जो स्वाद है एक सा होगा, या हम इस ग्लास के, इस कंटेनर के किसी भी हिस्से से, चाहे नीचे से पानी निकाल लें चाहे ऊपर से पानी लें, उसकी जो प्रॉपर्टी है एक सी रहेंगी, क्योंकि उसमें जो नमक है वो यूनिफॉर्मली या एक समान रूप से फैल चुका है। उसी की जगह मान लो अपने पास कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी है और उस पानी में आप तेल डाल रहे हैं, मिक्सचर बनाने के लिए आपने उसमें डाल दिया ऑयल या उसमें आपने डाल दिया तेल। आप जानते हैं तेल जो इसका घनत्व या डेंसिटी कम होगी, तो घनत्व कम होने की वजह से तेल जो है क्या होगा, पानी के ऊपर तैरेगा, लेयर बना लेगा। मिश्रण तो ये भी है, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थों को बिना किसी अनुपात के मिला दिया जाए तो मिश्रण कहलाता है। लेकिन क्या होगा, यदि आप यहां नीचे से पानी लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, वो सिर्फ पानी है। ऊपर से लेते हो तो सिर्फ ऑयल आएगा, थोड़ी नीचे से लेते हो तो ऑयल और पानी दोनों आएंगे, और सिर्फ नीचे से लेते हो तो पानी बस आएगा। मतलब एक ही मिश्रण में अलग अलग भाग में जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण है, वो एक समान नहीं है, अलग अलग है। यदि वो अलग अलग है तो वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण, और यदि एक समान है तो वो होता है समांगी मिश्रण। जैसे रेत और पानी को मिला दें, रेत पूरी नीचे बैठी रहेगी, पानी ऊपर रहेगा, एक सा प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन यदि अपन पानी में शक्कर घोल दें अच्छे से, तो शक्कर जब पानी में पूरे तरीके से घुल जाएगी तो चाहे ऊपर का पानी हो या नीचे के पानी हो, उसका स्वाद एक सा रहेगा, प्रॉपर्टीज एक सी रहेगी। जिसमें यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होंगी, एक समान गुण होंगे, समांगी मिश्रण। जिसमें यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक। अब आपसे यहां पर जो चीज पूछी जाएगी वो होते हैं एग्जाम्पल, कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है। तो अब इस प्रॉपर्टी से आप पहचान जाओगे यदि आपसे पूछा जाए। जैसे आपसे कहा जाए कॉफी, चाय, टी, नींबू पानी, विनेगर जिसको अपन कहते हैं सिरका, चाशनी, यदि ये सब आपको सामने आ जाए ऑब्जेक्टिव में, ये इनमें से कोई भी ऑप्शन रहे तो याद रखना ये सभी जो है ये है समांगी मिश्रण। इन्हें अपन कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर, या ये कहलाएंगे समांगी मिश्रण। अब इसी में यदि अपन हेटेरोजेनस की बात करें, हेटेरोजेनस मिक्सचर, या जिन्हें अपन कहते हैं विषमांगी मिश्रण, पानी और तेल, रेत और तेल, मिट्टी और पानी, नमक और तेल, ऐसा आप समझ जाना। दिमाग में लॉजिक लगाना, जो मिलेगा नहीं, जो मिलता नहीं है, इम्मिसिबल सॉल्यूशन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर। एक तो एग्जांपल मैंने आपको बताया, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस सॉल्ट, ऑयल प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉइल, वाटर प्लस सैंड। जो मिले ना तो समझ जाना ये सभी क्या रहेंगे, विषमांगी मिश्रण। चाय एक प्रकार का क्या होता है, समांगी मिश्रण। चाय जब बन जाती है, आप चाय को चाहे ऊपर वाली चाय छान लो, चाहे नीचे वाली, चाहे बीच वाली, छानते छानते पहले कप में ऊपर वाली छानी, दूसरे में बीच वाली, तीसरे में आखिरी वाली, लेकिन तीनों का स्वाद तो एक सा, तो हर भाग का गुण एक समान है, मतलब वो कौन सा है, समांगी मिश्रण, या उसे हम कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। ठीक। ये एग्जांपल मैंने वही दिए हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए, जो थोड़ा सा पूछे गए उनका पहले जिक्र किया। ऐसा नहीं सोचना कि ये कहां से इन्हीं को छांटा, है ना, जो पिछले बार आए हैं उनको अपन ने दिया। अब यदि अपन मिश्रण की बात करते हैं, मिक्सचर की, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है जिससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा एग्जांपल याद रखना है, बाकी तो सिंपल है। उस टॉपिक को अपन कहते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, या इसे अपन कहते हैं मिश्रण का पृथक्करण। मिश्रण मतलब क्या, जिसमें
दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी अनुपात के मिले हुए। अब आपको कोई एक मिश्रण दे दिया गया और कहा गया कि आप इस मिश्रण से कोई काम का पदार्थ निकाल लीजिए, या आप इस मिश्रण से कोई प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ निकाल लीजिए। तो उस तकनीक को अपन कहते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अलग अलग टेक्निक होती है, उनको अपन पढ़ेंगे। पहले कुछ टेक्निक्स अपन देख लेते हैं जो इसमें यूज होती हैं। जैसे एक टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन, हिंदी में क्रिस्टलीकरण लिखा रहता है, बाकी सही इसे कहा जाता है रवाकरण। क्रिस्टलाइजेशन, रवाकरण। फिर यदि बात की जाए तो प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं डिस्टिलेशन, इसे अपन कहते हैं आसवन। डिस्टिलेशन के दो टाइप होते हैं, प्रभाजी और वाष्प, तो अपन आगे पढ़ रहे हैं, ठीक। अभी यहां ये याद रखो। फिर यदि बात की जाए तो अगली जो प्रोसेस है ये होती है सब्लिमेशन। परसों की वीडियो में जिक्र हुआ था सब्लिमेशन, या जिसे अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। फिर यदि अगली टेक्निक की बात की जाए तो इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जिसे अपन कहते हैं वाष्पीकरण, ठीक। फिर यदि आपने सुना हो तो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी हिंदी में इसे कहते हैं वर्णलेखन। मैं नाम इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि कई बार ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रण को पृथक करने की विधि है, तो ऑप्शन तैयार हो रहे हैं आपके। यदि अगले की बात करें तो अगली जो प्रोसेस आपने सुना होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, हिंदी में इसे कहते हैं अपकेंद्रण। फिर अगली जो प्रोसेस है वो होती है सेडिमेंटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अवसादन। फिर उसके बाद यदि अपन बात करें तो अगली है डिकेंटेशन, डिकेंटेशन जिसे अपन कहते हैं निस्तापन, ठीक। फिर उसके बाद अगली प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे निस्यंदन। तो ये सभी टर्म तो आपने सुना होगा, ऐसा कुछ है लेकिन कोई टर्म आपके लिए नया, हाँ हो सकता है यार कुछ हो। निस्तारण कहते हैं, निस्तारण, ठीक। निस्तापन तो कैल्सिनेशन होता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। डिकेंटेशन, निस्तारण, ये जो है ये सभी विधि होती है, प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं अपन, जिसमें किसी भी मिक्सचर या मिश्रण से हम शुद्ध पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। एक एक करके इनको अपन पढ़ते हैं, अपन को थोड़ा सा इनका आइडिया रहे कि क्या है, बाकी मेन फोकस अपन को करना है एग्जाम्पल में। तो कुछ तो सिंपल है, ऐसे ही आप सुन के समझ जाओगे, लोड नहीं, बाकी अपन इनको धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक। तो शुरुआत करते हैं अपन क्रिस्टलाइजेशन, या जिसे अपन कहते हैं रवाकरण। सभी ने सुना होगा ये, चलिए क्या है समझते हैं। किसके लिए यूज होता होगा, कैसे यूज होता है और क्या एग्जाम्पल है, ये तीन चीजें आपसे बनना चाहिए। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब पहले तो याद रखो, ये उपयोग होता है किसके लिए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या जिसे कहा जाता है अति संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सब अपन पढ़ेंगे जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे, यूनिट है आपके चैप्टर में, यूनिट है सॉल्यूशन, अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यहां मैं अभी सॉल्यूशन नहीं बता रहा, कंफ्यूज क्रिएट नहीं करते अपन, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन भी एक टाइप का मिक्सचर होता है। फिर वो बात आएगी कि होमोजेनस, हेटेरोजेनस, तो डिटेल से वहां पर एक एक को पढ़ेंगे अपन।
अब यदि अपन क्रिस्टलाइजेशन या रवाकरण की बात करें तो ये सबसे पहले याद रखना यूज होता है किसके लिए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। मान लो अपने पास कोई मिक्सचर है जिस मिश्रण में लिक्विड प्लस सॉलिड है, द्रव और क्या है, ठोस है। यदि ऐसा मिश्रण है तो उसके लिए उपयोग किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन या जिसे अपन कहते हैं रवाकरण। ठीक, फिर अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक कल ही पढ़े थे अपन। इससे यदि किसी को शुद्ध पदार्थ निकालना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, अकार्बनिक यौगिक से, तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस होगी, क्रिस्टलाइजेशन। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। आप यदि एक्स लगाते होंगे ना क्वेश्चन तो शायद आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाके देखना। अकार्बनिक यौगिक से, अकार्बनिक यौगिक से उनके अवयवों को, कंपोनेंट्स को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो जब भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो यूज होता है क्रिस्टलाइजेशन। अब ये है क्या, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है। मान लो आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर कैसा है, लिक्विड प्लस सॉलिड। इस मिक्सचर या इस मिश्रण को अत्यधिक तापमान पर गर्म किया गया, हीट इन वेरी हाई टेम्परेचर, अत्यधिक तापमान पर गर्म किया गया। बहुत सिंपल, लैब में शायद किया होगा आपने, एग्जांपल बताऊंगा मैं, याद आ जाएगा। अत्यधिक तापमान में गर्म किया और जैसे उसमें उबाल आना चालू हुआ, उससे भाप निकली, उबाल आना चालू हुआ, इसे हमने तुरंत ठंडा कर दिया, बर्फ में डाल दिया, इसे क्या कर दिया अपने, चिल कर दिया, या तुरंत इसे क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, बिल्कुल बर्फ में डाल दिया। जैसे ही इसे अपन ठंडा करते हैं 10-15 मिनट उसको बिना डिस्टर्ब करे छोड़ देंगे अपन, तो क्या होगा, जो ये जो मिक्सचर है, जिस मिक्सचर पे अपन ने एक्सपेरिमेंट किया है, इस मिक्सचर में हमें कुछ क्रिस्टल दिखाई देते, कुछ रवा दिखाई देती, और ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल हमारे लिए क्या है, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। क्रिस्टल शुद्ध पदार्थ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, रवाकरण। ठीक, मिक्सचर को अत्यधिक तापमान पे गर्म किया, जैसे वो उबलना चालू हुआ, थोड़ी बहुत उससे भाप निकली, अच्छे से उबलने लगा, उठा के बर्फ में डाल दी, ठंडा होने से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिस्टर्ब करें तो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, फिर वो बनते नहीं। डिस्टर्ब नहीं करें, उसको छोड़ दिए तो क्या होगा, जो वो जैसे ही ठंडा होगा तो अपने आप में क्रिस्टल बनाता जाएगा, नीचे लिक्विड रहेगा, क्रिस्टल ऊपर बनते जाएंगे, और क्रिस्टल ही जो होंगे वो हमारे लिए शुद्ध पदार्थ होंगे, और इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, या इसे अपन कहते हैं रवाकरण। ठीक, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन या रवाकरण से किनको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अब यहां समझें, क्रिस्टलाइजेशन या रवाकरण से क्या होगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, रिलैक्स, हाफ बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हल्के हो जाओ, पढ़ो। कॉपर सल्फेट से यदि कॉपर को शुद्ध रूप में, प्योर फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन, या जिसे अपन कहते हैं रवाकरण। ठीक, दूसरा फिटकरी, फिटकरी सुना होगा, पोटास एलम जिसको अपन कहते हैं, पोटास एलम, देख लेना स्पेलिंग, एलम, इसे पोटास एलम, K2SO4 Al2SO4, याद है इसका फॉर्मूला, बहुत बचपन में खेलते थे, चैलेंज टाइप, K2SO4 Al2SO4 होल थ्रस्ट डॉट 24H2O। ये फॉर्मूला होता है किसका, फिटकरी का, पोटास है ना। तो फिटकरी, कॉपर सल्फेट को जब शुद्ध रूप में प्राप्त करना है तो उसके लिए जिस तकनीक का उपयोग होता है वो कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हम कहेंगे रवाकरण। ठीक, इतनी चीज आपसे बनना चाहिए दोस्त। यदि नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर लिखो, किसके लिए यूज होता है, कैसे यूज होता है, और क्या इसके एग्जाम्पल है। ठीक, सब में इतनी दिक्कत नहीं है, एक दो में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो बहुत सिंपल है। अब यदि अपन आगे बढ़ते हैं, अगली प्रोसेस की बात करें,
तो अगली जो प्रोसेस है उसे कहते हैं डिस्टिलेशन, या ये प्रोसेस कहलाती है आसवन। डिस्टिलेशन ये कहलाता है आसवन। ठीक, समझना, डेली लाइफ में देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। डिस्टिलेशन, या जिसे अपन कहते हैं आसवन। ठीक, डिस्टिलेशन या आसवन को समझने के लिए पहले आप दिमाग में लॉजिक लगाओ। जब आप घर में कभी खाना बनते हुए देखें, या आप खाना बनाएं, या मान लो दूध गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, तो आप देखना उसके ऊपर जो ढक्कन ढकी होती है, या जो भी उस पर ढका होता है, आप उसको उठा के देखना, उसमें छोटी छोटी बूंद बन जाती है पानी की। देखा ही, इसको आप सभी ने देखा होगा, बस इसी को समझना है। ठीक, डिस्टिलेशन या आसवन की जो प्रोसेस है वो किसके लिए की जाती है, तो याद रखना, जब दो या दो से अधिक लिक्विड या द्रव को अलग करना हो, लिक्विड या द्रव का सेपरेशन करना हो, पृथक्करण करना हो, तब उसके लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक होती है कौन सी, आसवन। ये बनना चाहिए, आता है। ठीक, फिर ऐसे सब्सटेंस जिनके बॉइलिंग पॉइंट, या जिन्हें अपन हिंदी में कहते हैं क्वथनांक, में अधिक अंतर होता है, क्वथनांक में अधिक अंतर होता है, उनको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे अपन कहते हैं आसवन। ये सब ऑब्जेक्टिव इसलिए मैं लिखा रहा हूं, ये सब कैसे काम करता है। ठीक है, ये दो इसकी कंडीशन है। अब समझना ये होता कैसे। लिक्विड को अलग करना है, मतलब सीधी सी बात है कि अपने पास जो मिक्सचर है या मिश्रण है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक, क्योंकि दो या दो से अधिक लिक्विड को अलग करने के लिए होता है। अब इस मिश्रण को हम क्या करेंगे, अत्यधिक तापमान पर गर्म करेंगे, हीट इन वेरी हाई टेम्परेचर, बोले तो अत्यधिक तापमान में गर्म करना। अब जब इन्हें हम अत्यधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो सीधी सी बात, लिक्विड है तो उससे वेपर्स बनेगी, स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, लिक्विड है क्योंकि। अब जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं, इससे हमें मिलती है स्टीम, या जिसे अपन कहते हैं भाप। अब हम क्या करेंगे, ये जो भाप है इस भाप को कर लेंगे हम ठंडा, कूल डाउन करेंगे इसको। भाप को हमने क्या कर लिया, ठंडा। जैसे ही भाप को ठंडा करेंगे कंडेंसेशन होगा, संघनन। पढ़े थे अपन, याद करो, जब कोई गैस लिक्विड में बदल जाए तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन। तो ये जो भाप है, जैसे ही इसे ठंडा करें, ये भाप फिर से किस में बदल जाएगी, लिक्विड में। और अब ये जो हमें लिक्विड मिला, ये लिक्विड क्या कहलाएगा हमारे लिए, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या था, लिक्विड का मिक्सचर था, उसको हमने अत्यधिक तापमान पे गर्म किया, भाप जो हमें मिली उस भाप को हमने ठंडा किया, ठंडा करने से लिक्विड बना, और वो लिक्विड हमारे लिए क्या है, प्योर सब्सटेंस, या वो हमारे लिए काम करेगा शुद्ध पदार्थ की तरह। ठीक, एग्जाम्पल डेली लाइफ में तो देख ही रहे हो, जैसे आप सब्जी बना रहे हो, पानी डाला सब्जी में, उसके ऊपर ढक्कन ढकी है, सब्जी और पानी और बहुत सारी चीजें वो सब मिक्सचर है। जैसे ही पानी उबलकर ऊपर आता है, तापमान गर्म हुआ, पानी उबला, भाप आई, भाप जो है उसके ढक्कन के संपर्क में आई। ढक्कन गर्म तो है लेकिन उतनी गर्म नहीं है जितना पानी उबल रहा है, वहां 100 डिग्री सेल्सियस जो गर्म है उतनी गर्म नहीं है, तो वो पानी ठंडा हो गया है। ये ढक्कन में भी कह रहा हूँ 40-50 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन 100 से तो कम है ना। तो जैसे ही भाप इस ढक्कन से टकराएगी, भाप ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने से वहां पर कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, और लिक्विड बन जाएगी, पानी की छोटी छोटी बूंद।
तो ये पानी जो है वो शुद्ध पदार्थ है। तो ये तकनीक आप प्रयोगशाला में कहां देखते होंगे? डिस्टिल्ड वाटर, जिसे अपन कहते हैं आसुत जल। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमेशा डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं ना। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब सिर्फ H2O, कुछ नहीं है इसमें H2O के अलावा। बाकी यदि अपन टैप वाटर ले लेते हैं, नल का पानी, तो उसमें पता चला अलग अलग मिनरल्स हैं, कहीं कैल्शियम ज्यादा, पोटेशियम ज्यादा, सोडियम, तो रिजल्ट्स बदल जाएंगे, आयंस बदल जाएंगे, है ना। इसलिए डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा कि विशुद्ध जल या अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। इसमें कोई आयन नहीं है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। जबकि जो नल का पानी है, कुएं का पानी है, बोरिंग का जो पानी है, उसमें आयन्स होंगे किसी ना किसी मिनरल्स के। तो आयन के कारण वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, विद्युत का सुचालक। जबकि ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक। डिस्टिल्ड वाटर को प्राप्त करने की जो विधि है उसे अपन कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक, ऐसे ही मान लो आपसे पूछ लिया जाए क्लोरोफॉर्म, सुना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, इन सभी को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो इस सभी कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन, या जिसे अपन कहते हैं आसवन। ठीक, और अपन इसके प्रकार में एक दो एग्जांपल और देख रहे हैं, पर ये याद रखना। देखो क्लोरोफॉर्म, एसीटोन कार्बनिक यौगिक है, तो यहां एक पॉइंट निकल के आ जाएगा, लॉजिक लगा लेना। पिछले में अपन क्या पढ़े थे? अकार्बनिक यौगिक को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। तो अब याद रख लो, कार्बनिक यौगिक, यहां से पॉइंट निकलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक को शुद्ध करने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है, या कार्बनिक यौगिक से शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? तो वो है डिस्टिलेशन, या उससे अपन कहते हैं आसवन। और इनऑर्गेनिक है तो क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस यही होगी, अपन भले इसके टाइप में जाएं। देखो इसके टाइप, इसकी प्रोसेस क्या थी? सबसे पहले मिक्सचर लिया, मिक्सचर को क्या किया? हीट किया, हीट करने से वेपोराइजेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ। इस वेपोराइजेशन को ठंडा किया, जिससे क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ, और कंडेंसेशन से हमें शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस क्या मिल गया? लिक्विड। हालांकि ऐसा सीक्वेंस आज तक आया तो नहीं है, उम्मीद करता हूं मैं आए भी ना, लेकिन मान लो कभी आ जाए कि आसवन का सही क्रम क्या है, तो मिक्सचर हीट होगा, वेपर बनेगी, कूल होगी, कंडेंसेशन होगा, शुद्ध पदार्थ मिल जाएगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं मैं ना आए, पर जो अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो चाहो तो लिख सकते हो। अब यदि अपन बात करते हैं डिस्टिलेशन या आसवन की, तो आसवन के दो प्रकार होते हैं। ठीक, आसवन या डिस्टिलेशन जो है इसके होते हैं दो प्रकार। इसको अपन समझते हैं, क्यों वो दो प्रकार है, किसके एग्जांपल है, सब अपन देखेंगे। सिंपल है। आसवन को दो भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार को कहा जाता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। ठीक, प्रोसेस वही है जो वहां पर हो रहा था आसवन में, वही होगा, पर इसका मतलब क्या होता है ये समझना। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक पॉइंट है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बहुत सारे अवयव हैं, बहुत सारे पदार्थ उसके कंपोनेंट हैं, अवयव हैं, और वो जो कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक। सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पदार्थ हैं। यदि उनका क्वथनांक 25 केल्विन से कम,
तो उनसे शुद्ध पदार्थ लेने के लिए हम उपयोग करते हैं प्रभाजी आसवन। उदाहरण से बहुत ही सिंपल समझ जाओगे, लेकिन जब हमारे पास सब्सटेंस है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और वो कंपोनेंट्स का सबके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 25 केल्विन से भी कम टेम्परेचर का अंतर है, तो जब शुद्ध पदार्थों को हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे? प्रभाजी आसवन। एग्जाम्पल से भी समझ जाओगे। पृथ्वी से हमें प्राप्त होता है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में बहुत सारे अवयव होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, वैसलीन, एस्फाल्ट, पेट्रोलियम जेली, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सभी कंपोनेंट्स, जितने भी अवयव होते हैं पेट्रोलियम में, उन सभी अवयव को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए प्रभाजी आसवन किया जाता है। अवयव से क्या मतलब है, कंफ्यूज नहीं कर जाना। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो है, पेट्रोलियम अपना टॉपिक है, फ्यूल ईंधन में पढ़ेंगे सब बहुत डिटेल में, कैसे बनते हैं ये सब विस्तार से पढ़ेंगे। तो पृथ्वी से जो पेट्रोलियम, आपसे पेपर पूछेगा पेट्रोलियम से उसके अवयव को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो वो होती है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन या आसवन का कोई भी प्रकार है, वो हमेशा यूज होता है किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड या जिसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक, पहला प्रकार हो गया प्रभाजी आसवन। एग्जाम्पल यही है आपका, इसको आप याद रखेंगे। चलिए दूसरे प्रकार की बात करें। इसका जो दूसरा प्रकार है उसे कहते हैं भाप आसवन। उसे अपन कहते हैं भाप आसवन, जिसे अपन कहेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। आसवन आ गया मतलब प्रोसेस वही है, गर्म करेंगे, भाप को ठंडा करेंगे, जो मिलेगा वो हमारा शुद्ध पदार्थ, प्रोसेस वही है। आसवन की प्रक्रिया ऐसे कार्बनिक यौगिक के लिए होती है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक के लिए होती है जो जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये भी कंडीशन है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। कार्बनिक यौगिक जो पानी में नहीं घुलते हैं, यदि उनको शुद्ध रूप में प्राप्त करना है तो उसके लिए उपयोग किया जाएगा भाप आसवन। तो आपको यहां पर एग्जांपल याद रखना है, उस पर फोकस करना। एसीटोन, ठीक, मैथिल एल्कोहल, मेथनॉल जिसे अपन कहेंगे, मैथिल एल्कोहल CH3OH, एथिल नहीं, एथिल पीने वाली है, मैथिल लैब में जो यूज होती है, हालांकि लैब में एथिल भी यूज होती है, पर मैथिल एल्कोहल। इनको यदि अपन को शुद्ध रूप में प्राप्त करना है तो ये पानी में तो घुलेंगे नहीं, तो इनको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हमें जिस विधि का उपयोग करना होगा वो होगा स्टीम डिस्टिलेशन, या जिसे अपन कहते हैं भाप आसवन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सिंपल है, समझ जाओगे। चलो बढ़े आगे, अगली प्रोसेस में चलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन और आसवन यहां पर हो गया। थर्ड जो प्रोसेस अपन पढ़ेंगे, ये तो आप खैर जानते ही हो, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन, या इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कल भी पढ़े थे, जिक्र अपन कल कर चुके हैं इसका, याद हो शायद। ठीक, मान लो हमारे पास कोई मिक्सचर जो ठोस अवस्था में है, सॉलिड फॉर्म में, हमने उस मिक्सचर को गर्म किया, अत्यधिक तापमान पर गर्म किया, हीट इन वेरी हाई टेम्परेचर। जैसे ही हम उसे गर्म करते हैं, ये जो सॉलिड मिक्सचर है
ये सीधे बदल जाता है स्टीम या भाप में। जबकि नियम क्या कहता है, सॉलिड को पहले किस में बदलना चाहिए, लिक्विड में, फिर उसके बाद भाप में, स्टीम में, गैस स्टेट में। लेकिन यहां पर क्या हुआ, मिक्सचर जैसे ही गर्म करे तो मिक्सचर तुरंत बदल गया किसमें, स्टीम या भाप में। और ये जो स्टीम या भाप है ये फिर कहलाएगा प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ। तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं सब्लिमेशन, या इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। अब यहां पर जो बहुत काम की चीज आपको याद रखना है, एग्जाम्पल बहुत आते हैं। यदि आप जेन्युइन केमिस्ट्री की तैयारी करके मॉक टेस्ट लगा रहे होगे ना, तो आपको मिल रहे हो, चाहे आप रेलवे वाले हो, नर्सिंग वाले, ये जरूर मिल रहा होगा आपको। जैसे एक तो आपको पता है कपूर, कैम्फोर, कपूर जिसे अपन कहते हैं। फिर एक आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, नौसादर कहते हैं हिंदी में से, बोलचाल में अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, NH4Cl। फिर आपको सुनने को मिलेगा आयोडीन, ठीक। फिर आपको सुनने को मिलेगा टिंचर, टिंचर जैसे डिटॉल अपन कहते हैं, तो डिटॉल तो कंपनी का नाम है। उसके अंदर जो लिक्विड होता है जिसको रुई को से निकाल कर घाव में लगाते हैं, फिर पट्टी बांधते हैं, तो वो जो अंदर येलो कलर का लिक्विड होता है ना, उसको टिंचर कहते हैं। टिंचर सरकारी अस्पताल में आप जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो देखना वो वहां पर बहुत डार्क दिखता है। तो टिंचर तो आप लोग पहचान गए, जिससे हम घाव में लगाते हैं। टिंचर येलो क्रिस्टल होता है, ये बना होता है। फिर उसके बाद नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की गोली आती है, कपड़ों में डालते हैं, कुनैन की गोली कहते हैं ना, बोलचाल में फुनैन कह देते हैं, फुनैन नहीं होता, कुनैन होता है। नेफ्थलीन बॉल्स कहते हैं। ये जो है, इन सभी को यदि शुद्ध रूप में प्राप्त करना है, प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना है, तो इसके लिए जो तकनीक उपयोग की जाएगी उसे अपन कहेंगे सब्लिमेशन, या इसे अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक, समझ गए? सिंपल है। ज्यादा जो मगजमारी थी, दिमाग लगाना था, यहीं तक है। बाकी इसके बाद की जो मेथड है सेपरेशन की, उसमें अपन को बहुत ज्यादा सोचने समझने का नहीं। ठीक, निकल जाएंगे वो स्मूथ। अब यदि अपन बात करें अगली प्रोसेस की, तो इसकी जो अगली प्रोसेस है वो है इवेपोरेशन, या जिसे अपन कहते हैं वाष्पीकरण। तो दिक्कत तो है ही नहीं, कहानी तो आप नाम से ही समझ गए। ठीक, बस ये याद रखना, ये जो विधि है ये हमेशा उपयोग की जाती है होमोजेनस मिक्सचर के लिए। ये जो प्रोसेस है ये हमेशा होमोजेनस मिक्सचर, या जिसे अपन कहते हैं विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के लिए ये जो प्रक्रिया है ये उपयोग की जाती है। अब पेपर में कहा जाएगा विषमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस तकनीक का, तो उसको अपन क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ठीक, अब वाष्पीकरण हमेशा किसके लिए उपयोग होगा, अवाष्पशील पदार्थ के लिए, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वेपोराइज्ड ना होते हैं उनके लिए यूज होगा। कैसे करेंगे इसको, तो मान लो हमारे पास मिक्सचर है, मिश्रण कैसा होगा, मिश्रण में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, ठोस भी है और द्रव भी है, सॉलिड लिक्विड दोनों। अब इस मिश्रण को हम क्या कर रहे हैं, अत्यधिक तापमान पर गर्म कर रहे हैं, अत्यधिक तापमान पर गर्म कर रहे हैं। सॉलिड प्लस लिक्विड है तो सीधी सी बात है, लिक्विड जो है वेपराइज्ड होगा, स्टीम बनेगी, भाप बनेगी,
अब आसवन यदि होता डिस्टिलेशन तो ये भाप को अपन ठंडा करते और भाप से शुद्ध पदार्थ मिलता, लेकिन यहां पर क्या होगा, भाप को अपन जाने देंगे, जाओ कोई दिक्कत नहीं, भाप चले जाएगी। भाप जाने के बाद जो कंटेनर है उसमें नीचे बचेगा सॉलिड, और ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड या ठोस हमारे लिए है प्योर सब्सटेंस, या ये क्या कहलाएगा हमारे लिए शुद्ध पदार्थ, है ना। तो मिश्रण था जो सॉलिड प्लस लिक्विड था, इसे अत्यधिक तापमान पे हमने गर्म किया, भाप जो है ये निकल गई, इसे अपन जाने तो कोई बात नहीं, इसका कोई यूज नहीं करे, इसको अपन ने रिलीज कर दिया। अब जो सॉलिड बचा, ये सॉलिड ही हमारे लिए क्या है, प्योर सब्सटेंस है, या ये हमारे लिए क्या है, शुद्ध पदार्थ। एग्जांपल तो शायद दिमाग में आ गया होगा। सी वाटर, समुद्र के पानी से क्या आइसोलेट करना, सॉल्ट। समुद्र के पानी में नमक घुला हुआ है, अपन ने क्या किया, उसको अत्यधिक तापमान पे, वेरी हाई टेम्परेचर, अत्यधिक तापमान पे हमने गर्म किया, गर्म करने से पानी पूरा भाप बन के अलग हो गया, और फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, सॉल्ट। सॉल्ट मतलब ये क्या है, सॉलिड, हमारे काम का है। सॉल्ट सी वाटर में क्या था, सॉलिड भी था और लिक्विड भी था। अवाष्पशील पदार्थ और समांगी मिश्रण, सॉरी होमोजेनस, गड़बड़ हो गया, सॉरी, होमोजेनस, या इसे अपन क्या कहेंगे, समांगी। समांगी मिश्रण को और अवाष्पशील पदार्थ को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो उस तकनीक को अपन कहेंगे वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, या इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। समझ गए, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं। अब एग्जांपल ही लेके चलो, प्रोसेस तो बहुत टफ बची नहीं, अब तो इसके बाद प्रोसेस भी सब सिंपल है। चलिए, अब यदि अपन बात करें अगली प्रोसेस की, तो वो होती है क्रोमेटोग्राफी। अगली जो प्रोसेस है उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोम जो है ग्रीक टर्म है, क्रोम, गूगल क्रोम होता है, क्रोम ग्रीक टर्म है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है कलर, या जिसे अपन कहते हैं रंग। इसलिए आप देखना, गूगल क्रोम जो है वो बहुत सारे कलर का होता है, क्रोम का मतलब क्या होता है, रंग। तो रंग के आधार पर यदि किसी को अलग करना है तो उसके लिए उपयोग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी, या जिसे अपन कहते हैं वर्णलेखन, क्रोमेटोग्राफी। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, रंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग के आधार पर मिश्रण का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ कलर। रंग के आधार पर जब भी हम मिश्रण का पृथक्करण करेंगे तो उपयोग किया जाएगा हमेशा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में याद रखना, क्रोमेटोग्राफी में अधिशोषण होता है। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। अधिशोषण, जिसे अपन क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन या अवशोषण अलग चीज है, यहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, अधिशोषण होता। अब ये दोनों में पहले अंतर समझ लो तो समझना आसान हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन, जिसे अपन कहते हैं अवशोषण, और दूसरा टर्म क्या है, एड्सॉर्प्शन, जिसे अपन कहते हैं अधिशोषण। ठीक, मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस या पदार्थ है जिसने पूरे तरीके से किसी को अवशोषित कर लिया और पूरे अपने अंदर समा लिया पूरे तरीके से, उसको अपन कहते हैं अवशोषण। जैसे आप स्पंज को पानी में डालो, वो पूरे के पूरे पानी को समा लेगा, बाहर निकाल के उस स्पंज को ऐसे दबाओगे तो उससे पानी निकलेगा, पूरा पानी समा गया। यदि पूरा जितना है सबको अवशोषित कर ले अपनी क्षमता के अनुसार, जो उसकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके आधार पर यदि वो अवशोषित कर ले तो वो क्या कहलाएगा, अवशोषण। और एड्सॉर्प्शन या अधिशोषण का मतलब होता है सिर्फ बाहर वाली सतह से चिपक जाना।
जैसे मान लो आप इंक लेना, ठीक है, इंक जो व्हाइट बोर्ड मार्कर की इंक होती है, उस इंक में चौक डालना। जैसे आप चौक को डालेंगे ना तो वो वहां पर नीले कलर की हो जाएगी, लेकिन जैसे आप चौक को तोड़ोगे तो अंदर वो सफेद रहेगी। चौक जहां डूबी है वो पूरी नीली हो जाएगी, लेकिन वो नीले वाले हिस्से को तोड़ना तो अंदर सफेद निकलेगा। मतलब क्या है, चौक सिर्फ बाहर चिपकी है, आउटर सरफेस या बाहर वाली सतह में वो चिपक गया है। जब बाहर सतह में, सिर्फ बाहर की सतह में चिपकता है तो उसे कहते हैं एड्सॉर्प्शन, अधिशोषण। और यदि मान लो वो चौक को अपन तोड़ते और चौक भी अंदर नीली होती, तब वो कहलाता एब्जॉर्प्शन, या उसको अपन कहते हैं अवशोषण। पूरी तरह से सूख जाना अवशोषण, और सिर्फ बाहर की सतह में चिपके रह जाना एड्सॉर्प्शन या अधिशोषण। तो यदि अपन क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो आपको ऑप्शन में अवशोषण भी मिलेगा, अधिशोषण भी मिलेगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन, अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन। ठीक, क्रोमेटोग्राफी ना बहुत यूज होती है, जैसे प्लांट से पिगमेंट निकालना है, जैसे डीएनए का पता लगाना है, ब्लड के सैंपल, मान लो कहीं पर क्राइम हुआ है, वहां पर दो लोगों के ब्लड मिल गए हैं, ब्लड मिक्स हो गए हैं, तो उससे ब्लड को आइसोलेट करना, ये फोरेंसिक में बहुत यूज होती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक, समझो कैसे। मान लो ये अपने पास एक बीकर है, एक कंटेनर है, इसमें मिक्सचर है इंक का। इंक इसलिए में क्योंकि इंक अपन समझ सकते हैं, बाकी अपन फिर और किस में जाएंगे तो बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा, इंक समझना आसान है। ये अपने पास एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में हमने ब्लू और रेड दो इंक को डाल दिया। अब आपसे कहा गया कि किसी एक रंग की इंक को अलग करो, तो अपन ने क्या किया, इसमें एक फिल्टर पेपर या एक एड्सॉर्प्शन लगा दिया। एड्सॉर्प्शन के लिए एड्सॉर्प्शन पेपर लगा दिया, अधिशोषण के लिए एक अपन ने लगा लिया कागज। मान लो ये जो एड्सॉर्प्शन, इसको सिर्फ इसकी जो टिप है ना, इसको डिप करना है बस, अंदर का डालना नहीं, लिक्विड है उसकी टिप को बस ऐसे टच करना है। क्या होगा, ये एड्सॉर्प्शन से क्या होगा, ये जो यहां पर मान लो ब्लू और रेड है, इसने मान लो रेड को एब्सॉर्ब कर लिया, तो एड्सॉर्प्शन पेपर में पूरी की पूरी रेड इंक आ जाएगी, और ये जो अपना मिक्सचर बचा, इस मिक्सचर के नीचे सिर्फ क्या बच जाएगी, यहां पर ब्लू इंक। मिश्रण था दोनों का, क्या था दोनों इसमें, रेड और ब्लू, पर रेड अलग हो गया, ब्लू अलग हो गया। तो रंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यदि हमें मिश्रण अलग करना है तो वहां पर अपन क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। ठीक, बाकी एग्जांपल अभी मैंने जिक्र किया तो बताया, क्राइम फोरेंसिक जो है ना, फिंगरप्रिंटिंग, मतलब ये समझ जाना, क्राइम टाइप का कुछ है तो वहां पर ब्लड सैंपल, ठीक, फिर सीमन सैंपल, सीमन एनालिसिस, ठीक, सलाइवा सैंपल, इन सबको आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, पहचानने के लिए, एग्जांपल याद कर लेना, इन सब के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, या उस तकनीक को अपन कहते हैं वर्णलेखन। ठीक, एग्जांपल याद रखना है, ठीक, उसके पीछे का लॉजिक और एग्जांपल, ये दो चीजें याद रखते चलो, मजा आ जाएगा। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं चूकेंगे। मान लो ऐसा कोई एग्जांपल है जो अपन नहीं पढ़ेंगे, तो आप यदि डेफिनेशन समझ लोगे तो लॉजिक लगा के बन जाएगा। देखो, ये आप बिल्कुल लोड नहीं लिया करो कि जो पढ़े हैं पेपर में वही आएगा, लॉजिक से चलो। हो सकता है आप जो पढ़े वो पेपर में नहीं आया, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको समझे में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या, अरे बाप रे ये क्या आ गया, साइंस है कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, समझे में नहीं आ रहा, बिल्कुल लोड नहीं लेना। मान लो आपने पढ़ा उसके ऑप्शन, और ऑप्शन पढ़ने पर 4 में से 3 ऑप्शन आपको पता थे कि अरे ये ऑप्शन तो ये चीज है जो हम पढ़ के आए थे, ये तो वो है जो हम पढ़े थे, ये तो वो है जो उससे रिलेट है। चौथा ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, अब ना चौथा ऑप्शन समझ में आ रहा ना प्रश्न समझ में आ रहा, तो सीधी सी बात है उसका आंसर, उत्तर जो है चौथा ही होगा।
चौथा जो ऑप्शन है वही उसका आंसर होगा, बाकी 3 के पीछे की कहानी हमें पता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो पढ़े हैं वही जैसे का तैसा आ जाए, लेकिन यदि एक अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी तैयारी है तो आप क्या एलिमिनेट कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, हिट करने वाली टेक्निक यूज कर सकते हो और आप आंसर ला सकते हो। तो ये मत सोचो कि जो पढ़े हो वो लाइन से आ जाए, लॉजिकल स्टडी करो, थोड़ी सोचो समझो। तो आप नहीं भी बन रहा है ना तो लॉजिक लगा के आंसर दे दो, ठीक है। मतलब इसको बहुत पर्सनल लेकर गुस्सा होना, नाराज होने वाली बात नहीं, बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, दिल पे लगा तुम्हें कि हमें क्या समझ रहे हैं सर, ऐसा वैसा। चलिए अगली प्रोसेस, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन या इसे कहते हैं अपकेंद्रण। सेंट्रीफ्यूगेशन अपन पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े थे, याद करो, फोर्स पढ़ते समय। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है तो उस पर बाहर की ओर एक फोर्स या एक बल काम करता है, जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। अंदर की तरफ काम करता है तो सेंट्रीपेटल, अभिकेंद्रीय बल होता है, पढ़े। बाहर की तरफ जो काम करता है वो होता है अपकेंद्रीय बल। अब क्या करते हैं, मान लो आपके पास कोई सैंपल है, उस सैंपल से हमें कुछ पदार्थ निकालना है, तो सैंपल को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया या छोटे छोटे ट्यूब्स में डाला और तेजी से उसे घुमाया। तो तेजी से घुमाने से क्या होगा, जो उसका वेस्ट मटेरियल है या जो उसमें इंप्योरिटीज है, तेजी से घुमाओ तो वो नीचे बैठ जाएंगे। तो उस टेक्निक को करने के लिए उपयोग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। एग्जांपल याद रखना, बहुत काम के हैं। पहला, ब्लड से सीरम को अलग करना, पढ़े थे अपन ब्लड पढ़ते समय। ब्लड जो होता है वो जम जाएगा क्योंकि उसमें प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन होते हैं, तो ब्लड जम जाएगा तो उसकी स्टडी नहीं हो पाएगी, सैंपल नहीं हो पाएगा। कोई बीमारी है तो उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, टेस्ट जैसे उसको स्लाइड में लेंगे वो क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ब्लड से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं ताकि वो जमे ना, और जब ब्लड से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो उसे सीरम कहते हैं, सीरम। तो जैसे ही देखना, आप कभी सैंपल लेने जाओगे ना, वो आपके सैंपल को लेकर ट्यूब में डालेगा और तेजी से घुमाता है एक मशीन में डाल के, वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। दूसरा जो आप डेली लाइफ में देखते हो, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन जो है वो भी किसके सिद्धांत पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। कपड़ों को वो बाहर की तरफ फेंकती है, जब कपड़े सुखाने होते हैं, ड्राई करते हो आप, तो देखना वॉशिंग मशीन कितनी तेजी से घूमती है, और जब कपड़े ड्राई हो जाते हैं और वॉशिंग मशीन घूमती है तो देखना कपड़े, वो जो अंदर जो गोल होगा, चाहे आपकी फ्रिज सामने से खुलती है ऊपर से खुलती है, वो जो गोल होगा उसकी दीवार से चिपके रहेंगे कपड़े, उसके दीवार से। फिर वो इतनी तेजी से घूमती है, वॉशिंग मशीन तेजी से घूमती है, बाहर की तरफ कपड़ों को झटका लगता है, बाहर की तरफ बल लगता है, कपड़ों को बाहर की तरफ झटका लगता है और फोर्स से उनसे पानी बाहर निकल जाता है, वो पानी फिर वॉशिंग मशीन बाहर कर देती है। तो देखना जब कपड़े सूख, ड्रायर के बाद जब उसको आप वॉशिंग मशीन खोलोगे, कपड़े बिल्कुल उसके वो घूमने वाले की दीवार से चिपके रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो घूम रहा है, मशीन घूम रही है सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार मार्ग में, और बाहर की तरफ बल लग रहा है। तो वॉशिंग मशीन जो है कपड़ों को सुखाने के लिए बाहर की तरफ बल लगाती है, और बाहर की तरफ एक्सटर्नल आउटर साइड यदि फोर्स लगता है तो वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब केंद्रीय बल और उस प्रक्रिया को कहते हैं अपकेंद्रण। तो आपसे पेपर में पूछा जाए वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, अपकेंद्रण। और इसका एग्जांपल है दूध से क्रीम निकालना। ये तो घर में देखते होंगे, मम्मी जब घी बनाती है तो उस समय आप देखना वो जो क्रीम होती है उसको ऐसे मथते हैं तो, या दूध जो उसको ऐसे मथते हैं तो देखना वो जो दूध है वो गंजी या बर्तन की दीवार की तरफ छिटकता है। ऐसा नहीं होगा दूध या क्रीम अंदर आ रही है, वो दूध या क्रीम दीवार की तरफ छिटकती है। मतलब इसका क्या मतलब है कि जब उसको अपन मथ रहे हैं, अपन उसमें सेंट्रीफ्यूगल जब उस फोर्स लगा रहे हैं तो वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब उसमें अपकेंद्रीय बल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है, अपकेंद्रण की प्रक्रिया हो रही है। तो दूध से क्रीम निकालना, क्रीम से घी निकालना, वॉशिंग मशीन और ब्लड से सीरम को अलग करना, ये सभी यदि इनमें से कुछ भी आता है तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, या जिसे कहते हैं अपकेंद्रण। ठीक, समझ गए यहां तक? मैं उम्मीद करता हूं आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है, सब बढ़िया जा रहा है। ठीक,
अब ये जो अगली प्रोसेस बचती है, इन प्रोसेस का बहुत आसानी समझ जाओगे। मैं बस एक बार समझा रहा हूं, एग्जाम्पल से तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, समझ लो कैसे, कौन कौन सी प्रोसेस बची मैं पहले लिख देता हूं। जैसे बचा फिल्ट्रेशन, या जिसे अपन कहते हैं निस्यंदन। फिर अगली प्रोसेस कौन सी बची, आज तक पढ़े थे ना। अगली प्रोसेस बची सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जिसे कहते हैं अवसादन। और उसके बाद बचा डिकेंटेशन जिसे कहते हैं निस्तारण। ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं, इसलिए इनको एक साथ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक, सिंपल, समझ जाओगे। ठीक, देखो मान लो अपने पास कोई लिक्विड है, अपने पास कोई मिक्सचर है। इस मिक्सचर में सॉलिड प्लस लिक्विड है। कंडीशन समझेंगे, मिक्सचर है और इस मिक्सचर में सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों। अब आपको कहा गया अलग करना। आपने कहा कि भैया एक काम करें, पहले ये मिश्रण को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, छोड़े तो देखें क्या होता है। आपने जैसे ही उस मिक्सचर या मिश्रण को कुछ समय के लिए छोड़ा, तो छोड़ने पर क्या होगा, यहां पर जो सॉलिड, जो ठोस है, भारी है, वो नीचे आ जाएगा। ठोस जो है वो पूरा नीचे आके बैठ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, अवसादन। तो अवसादन का क्या मतलब होता है, मिश्रण में भारी पदार्थ का नीचे एकत्रित होना, नीचे कलेक्ट हो जाना या एकत्रित हो जाना, इसे अपन कहते हैं सेडिमेंटेशन या इसे अपन कहते हैं अवसादन। अब क्या होगा, नीचे सॉलिड, यहां पर ये जो नीचे इकट्ठा हो गया ये क्या है, पूरा सॉलिड है। अब ऊपर बचा यहां पर लिक्विड, ये लिक्विड बचा। इस लिक्विड को हमने क्या किया, पोर कर दिया। सावधानी से, डिस्टर्ब नहीं किया, सॉलिड को नीचे रहने दिया और ऐसे पोर कर दिया हमने, उसको निकाल दिया। तो वो क्या कहलाएगा, डिकेंटेशन। ठीक, डिकेंटेशन का क्या मतलब है, सेडिमेंटेशन के बाद, अवसादन के बाद लिक्विड को, सॉलिड तो नीचे है, द्रव को पोर आउट कर देना। ठीक, पोर आउट, निधार की भाषा में जाए तो निधार देना, अलग कर देना, पोर कर देना। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल, चावल धुलते हो, चावल खाना बनाने के लिए चावल दाल धुलते हो, पानी डाले, चावल को ले, चावल को अच्छे से मिक्स करें अच्छे से पानी में, और उसके बाद जो पानी था उसको अलग कर दिए। सॉलिड वही रह गया, चावल जो ठोस था वो वही हो गया। सेडिमेंटेशन के कारण चावल भारी है तो नीचे हो गया, ऊपर पानी बचा, उस पानी को आपने ऐसे अलग कर दिया, पोर कर दिया, पानी को अलग कर दिया लिक्विड को। तो जो अपन चावल धुल रहे हैं वो किसका उदाहरण है, डिकेंटेशन। चाहो तो एग्जांपल भी लिख लो, चावल दाल का धुलना, ये क्या कहलाएगा, डिकेंटेशन, ये जिसे अपन कहते हैं निस्तारण। अब फिल्ट्रेशन की तो बात है ही नहीं, फिल्ट्रेशन निस्यंदन को आप समझ गए। सॉलिड और लिक्विड यदि कोई वेस्ट है, जैसे यही है सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में मिक्सचर है, तो आप क्या करोगे, मान लो मिक्सचर सॉलिड और लिक्विड है, तो जैसे ही फिल्ट्रेशन करेंगे अपन, निस्यंदन करेंगे, लिक्विड और सॉलिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तो उसी को अपन कहते हैं निस्यंदन। सबसे बढ़िया उदाहरण चाय,
चाय बनती है, चाय बनी, चाय पत्ती उसमें है, आप चाय पत्ती को जो भी उसमें डाले हो, मान लो जो भी डाल दिया, आजकल तो कुछ भी डल जाता है भाई, है ना। पर यदि सामान्य चाय बनाए तो अदरक होंगे, अदरक के टुकड़े और चाय पत्ती। आप जैसे ही उसको छानोगे तो जो सॉलिड है चाय पत्ती के जो टुकड़े हैं और जो अदरक के टुकड़े हैं वो उसी छन्नी में रह जाएंगे, फिल्टर में रह जाएंगे और नीचे लिक्विड मिल जाएगा। तो जब मिक्सचर जो है सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में होगा तो हम उसमें फिल्ट्रेशन करेंगे और सॉलिड और लिक्विड अलग हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है क्या आपके काम का है। अब जैसे इस केस में चाय आपकी काम थी, चाय पी लो, हो सकता है जैसे लैब वैब में प्रयोग करते हैं तो जो फिल्टर में बचता है वो काम का होता है। तो वो डिपेंड करेगा कि ऐसी केस कौन सी जरूरत आपको है। ठीक, तो यदि सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में है मिक्सचर तो अपन कुछ समय तक, जैसे मिट्टी और पानी है, अपन ने उसको कुछ समय तक छोड़ दिया, मिट्टी नीचे वो बैठ जाएगी, ऊपर का पानी साफ हो जाता है। तो जो मिट्टी नीचे बैठ गई, भारी पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन के कारण हैवी मैटर का नीचे आ जाना, उसे अपन कहेंगे सेडिमेंटेशन, अपसादन। ऊपर जो साफ पानी बचा था उसे हमने पोर आउट कर लिया, पोर कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, डीकेंटेशन। जैसे घर में चावल दाल धुलते समय चावल दाल नीचे रहते हैं, पानी अलग कर देते हैं। मिक्सचर मान लो सॉलिड लिक्विड है, उसको अपन ने फिल्टर से छान लिया, लिक्विड अलग हो गया, सॉलिड अलग हो गया, अब जो हमारे काम का उसे हमने उपयोग कर लिया। ठीक, तो यहां पर हमने मिश्रण और मिश्रण के पृथक्करण की विधि को डिटेल से समाप्त कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। आप मॉक टेस्ट लगा के देखें, आपको सब मिलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फिर भी आपको कोई भी समस्या जाए आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, या आप जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके पास तो नंबर भी है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं रेगुलर चलते रहेंगे, आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।